अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पाकिस्तान में सियासी बहरान है। सदर ममलिकत कभी ट्वीट करते हैं, कभी ख़त लिखते हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को और फिर इलेक्शन कमीशन वाले भी सीधा सीधा जवाब दे देते हैं। ये मसला चला तो पंजाब से है, ये तो तख्त लाहौर की लड़ाई से चला है और पंजाब में उस्मान बुज़दार के बाद मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ, फिर चौधरी परवेज़ इलाही, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब का तसलसल भी इसी टसल का शाखसाना है। जब ये ताना दिया जाता है कि कहीं कोई सास फैसलों पर असरअंदाज हो रही है या किसी दामाद की वजह से ख़ास फैसले किए जाते हैं, तो ये भी पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है। दूसरी तरफ परवेज़ खटक हूँ या अली जैदी हूँ या इमरान इस्माइल हूँ या फिर उस्मान बुज़दार हूँ, ये तो सुधर गए, लेकिन फिर भी अपने आप को टक्कर के लोग होने का दावा करने वाले अभी तक मौजूद हैं। कोई कहाँ है, कोई किसी और जगह पर है। हम्माद अज़हर का पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, आलिया हमज़ा हों या दीगर हों, वो क्या जेल में ही टकरे मारेंगे या फिर एक दिन वो बाहर आएंगे, ये भी पंजाब का टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट है। और इसलिए मैं आज गवर्नर हाउस लाहौर में मौजूद हूँ और आज हमारे रूबरू हैं गवर्नर पंजाब हिज़ एक्सेलेंसी इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया, आपने शफ़क़त की, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सीनियर पॉलिटिशियन की हैसियत से आप गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। लाहौर से ही ये सियासी बहरान का आगाज़ हुआ। ज़मान पार्क हो या मॉडल टाउन हो, रायविंड हो, वो पंजाब असम्बली हो, सब कुछ लाहौर में है। तो क्या देखते हैं आप इस सियासी मंजरनामे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राच साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत खुश आमदीद। थैंक यू। आप मारगला की ठंडी छाँव से निकल के लाहौर तशरीफ़ लाए, पंजाब तशरीफ़ लाए और इस तारीख़ी गवर्नर हाउस में, जिसकी तारीख़ 1590 से शुरू होती है, जब शहनशाह अकबर ने यहाँ पे जनरल कासिम का मकबरा बनवाया। अच्छा। और फिर 1910 तक तामीरात सिख दौर से आगे फिर ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स में होती रहीं। तो आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आपने सियासी बात की और आपने ज़िक्र फरमाया कि एक तलातुम है और सियासत जो है उसमें बिलखसूस पाकिस्तान में और फिर पंजाब में जो चीज़ें हैं वो शुरू यहाँ से हो रही हैं। तो ये हकीकत है कि पाकिस्तान एक गैर मामूली दौर से गुज़रा 2018 से 2022 में बिलखसूस। और 2018 का वाक़या जो सो कॉल्ड तब्दीली थी या सो कॉल्ड जो सुनामी थी, उसको वकूफ़ पज़ीर कराने के लिए कई साल की जो उसकी तपस्या थी और मेहनत थी और उसके जो असरात हैं, अल्लाह महफूज रखे, बहुत सालों तक शायद बाद में जाएंगे। बात यह है कि हमने बहुत से गैर मामूली इक़दामात यहाँ पे देखे और फिर बड़ा दिलचस्प ये बात थी कि बहुत से लोग मुझ जैसे जो ये मानने वाले थे कि आप सही काम करते चले जाएं और उसके असरात या उसके नताइज खुद ही उसके समरात या उसके जो लोग क्या सोचेंगे, ये आप वक्त पे छोड़ दें और वक्त खुद ही फैसला कर लेगा। वो शाकिर शुजाबादी ने क्या खूब कहा है कि तुम्हारा काम दिया जलाना है, उर्दू में उसका तर्जुमा कर दूं तो खुदा जाने और हवा जाने। तो ये हम जैसे लोग जो हैं ये यही समझते हैं कि दिया जलाते रहना चाहिए। और लेकिन हमने इस दौर में ख़ास तौर पे देखा कि बहुत ही जो काम था और जो बयानिया बनाना था, जो सोशल मीडिया के ज़रिए प्याली में तूफ़ान खड़ा करना था, ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें रहीं। ये बात एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूँ कि लाहौर में ही सारा कुछ होता रहा या लाहौर के सराउंडिंग में होता रहा, तो क्या लाहौर वाले, गुजरात वाले, कसूर वाले, शेखुपुरा वाले, सियालकोट वाले ये जानते नहीं थे कि पूरे पाकिस्तान को हॉस्टेज बना रहे हैं, जिनके हाथों में माचिस की तीली दी गई। एक सूबे का
पीटीआई ने वादा किया था सरायकी सूबा बनाएंगे, वो ना बनाया गया। तो इस सारी चीज़ को कल्मिनेट हुआ ये माचिस की तीली जाकर 9 मई को आप ही के शहर में कोर कमांडर घर को जला दिया गया, तबाह कर दिया गया, जिन्ना हाउस को। देखिए सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ लाहौर में नहीं हुआ, इसके असरात तो बहुत दूररस थे। इसके असरात तो सिर्फ लाहौर में ही कोर कमांडर का घर नहीं चला, मियाँ वाली सरगोदा के एयर फोर्स बेस पे और मियाँ वाली में क्या कुछ हुआ, कोयटा में क्या हुआ, और इधर किला बालासार या पेशावर या कराची में क्या हुआ। देखिए प्राचा साहब, पॉलिटिक्स जो हैं हर पार्टी को अपना मौक़िफ़ देने का हक़ है, पाकिस्तान में सियासत में हिस्सा लेने का हक़ है, और उसके लिए उनको पूरी स्पेस हर किसी को मिलनी चाहिए, और किसी को रोकना नहीं चाहिए, ना कोई रुक सकता है। लेकिन किसी को नफ़रतें लोगों को उकसा कर और आगे लगाना या तोड़ फोड़ करना या लोगों की जानो माल से खेलना या लोगों की इज़्ज़तों से ये किसी के ऊपर नारे कसना, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए ना, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, मसलन हमाद अज़हर कोई पता नहीं किधर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में, आलिया हमजा जेल में, खदीजा शाह जेल में, सब लाहौर में हैं। छोटे सूबों के बारे में पहले इल्ज़ाम लगता था कि वो अपनी महरूमियों की वजह से अगर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करते थे तो वो फांसी चढ़ जाते थे, वो जेलों में पड़े रहते थे, उनको गद्दार का लक़ब मिल जाता था। अभी तो फैसला भी नहीं हो रहा कि किस कानून के तहत ट्राई कर रहे हैं। वो एक कानून पास किया जाता है, प्रेसिडेंट साहब रोक लेते हैं, फिर कहते हैं कि मैंने तो उसको जो है वो ट्वीट के ज़रिए बताते हैं कि मैंने साइन ही नहीं किए। आप भी आइनी सरबराह हैं सूबे के, अगर उधर आइनी सरबराह अपना राइट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप भी आइनी सरबराह हैं। जनाब वाला, बात ये है कि जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया, इस बात में तो इब्हाम हो सकता है, और वो भी एक कानूनी जंग है कि वो ट्रायल कोर्ट फ़ौजी अदालत में चले या उसमें दो मुख्तलिफ़ पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, और जो उसको डिबेट एक अदालतों में हो रहा है मामला, और अदालतों ने उसको उठाया है, उसकी वजह से वो डिले हो रहा है। वरना इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि हमले हुए, और उसमें कानून और इंसाफ के मुताबिक उनको बाकायदा पकड़ के वो बच्चे कोई मिसिंग पर्सनस नहीं हो गए। वो जो अपनी जिन्होंने गलतियां की, जुर्म का इर्तिकाब किया, आगे लगाई, स्टेट प्रॉपर्टी को जलाया, लोगों को नुकसान पहुंचाया, ये ऑन रिकॉर्ड है। उसमें आपके सारे टीवी कैमराज ने वहाँ पे पहुँचे, आपके जो रिपोर्टर्स हैं वो जान हथेली पे रख के वहाँ फ्रंट लाइन पे मौजूद थे, गोलियाँ चलते देखी, अफसरों को गोलियाँ लगीं। आज भी मुझे वो एसपी जब मिलता है जिसकी आंख जो है उसको नज़र आना बंद हो गया था और अभी भी उसको पार्शल नज़र आता है और ऐनक लगा के फिर रहा होता है, तो मुझे वो इस्मतुल्लाह जुनेजो याद आता है, जिसको इस्लामाबाद में 2014 में देखिए, आप सब लोग इस बात की गवाही देंगे कि वो बहुत अच्छा, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड ऑफिसर था, दबंग और इन द लाइन ऑफ हिज ड्यूटी। एग्जैक्टली एक अफसर को किस तरह मारा गया और उसको पीटा गया और उसकी पसलियाँ तोड़ी गई और वो मरते मरते बचा। यहाँ पे भी कई इस तरह के केसेस हुए, लेकिन तो इन्हीं केसेस को ट्राई करने के लिए कवानीन बनाए गए। एक तो सदर साहब ने ट्वीट करके इनको मुतनाज़ा कर दिया, उससे बढ़कर अब सदर साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा कि आएँ, मेरे पास आएँ, हम आइन के आर्टिकल 48 क्लास 5 के तहत बैठकर हम इलेक्शन की तारीख पे डिस्कस करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आगे से कहा मैं नहीं आता। अब ये अख्तियार वैसे किसका है इलेक्शन की डेट फिक्स करने का? देखिए, इलेक्शंस एक्ट 2017 बड़ा वाज़े है और वो बताता है कि इलेक्शन कमीशन ने फ़िक्स करनी है इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट। तो वो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेंगे और कंसल्टेशन जो होती है उसमें दोनों की रजामंदी भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ आइनी तौर पे ये भी आइन की रिक्वायरमेंट है कि जब सेंसस जो है वो नोटिफाई हो जाए, जो कि इमरान खान की हुकूमत का फ़ैसला था कि सेंसस को कराया जाए। अब सेंसस वरना तो हर 10 साल बाद होते हैं, तो 2017 में जब ये सेंसस हुआ, कुछ सूबों से जब शिकायत उठी तो उस वक्त भी हुकूमत ने कहा कि अगले इलेक्शंस का देखते हैं। फिर इमरान खान ने बाकायदा अपनी काबीना में और अपनी हुकूमत में ये फ़ैसला किया कि सेंसस दोबारा होंगे। तो वो सेंसस जब दोबारा हुए हैं तो उसका रिज़ल्ट जब पब्लिश हुए और कंट्रोवर्सीज़ आप सबको पता है कि क्या क्या चलती रहीं, रिविज़िट होते रहे, तो वो आइनी रिक्वायरमेंट है कि उन सेंसस के मुताबिक उसको डिलिमिटेशन की जाए। और डिलिमिटेशन 4 महीने का प्रोसेस है और इलेक्शंस का 54 डे का प्रोसेस है, जो आमतौर पर उसके लिए 2 महीने वो 60 दिन मांगते हैं।
तो फिर आप कब इलेक्शन देख रहे हैं? इन दोनों चीज़ों के तनाजुर में तो मुझे इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, लेकिन अगर आप मेरी राय जान रहे हैं तो मुझे तो फरवरी 2024 में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं और उससे आगे जाने का कोई वजह नज़र नहीं आ रही और मेरा ख्याल है कि उसमें ये हो जाने चाहिए। मैं ब्रेक लेता हूँ नादरीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ऑनरेबल गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब हमारे रूबरू मौजूद हैं और हम आगे भी बात करेंगे इन्हीं आइनी अमूर पर कि ये तो वफाक के नुमाइंदा हैं। वफाक के नुमाइंदे का मतलब है सदर साहब इनको भेजते हैं और सदर साहब की प्लेयर तक ये आइन में लिखा है ये रहते हैं अपने ओहदे पे गवर्नर साहिबान। तो क्या फिर सदर साहब की बातों से इनको इत्तफाक है या नहीं? ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन। आज हमारे रूबरू हैं ऑनरेबल गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब। सदर साहब ने आर्टिकल 48 क्लॉज 5 की बात कर दी अपने ख़त में जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा। वो इस बात पर कन्विंस्ड हैं या कायल हैं कि नहीं इलेक्शन की तारीख देना मेरा अख्तियार है। व्हाट इफ़ के सदर साहब यकतरफा तौर पर किसी तारीख का ऐलान कर दें तो? देखिए ये मेरा ख्याल तो ये है कि आइन बड़ा वाज़ेह है, लेकिन मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि सदर साहब और वफाकी हुकूमत वहाँ पे बहुत माहिरीन हैं, वो आपस में दूसरे से बात कर रहे हैं। एक इलेक्शन कमीशन जो है ख़ुद मुख्तार इदारा है और इलेक्शन कमीशन की तमाम उन कौमों में जिन्होंने तरक्की की और जमहूरियत मजबूत हुई वहाँ पे गैर मुतनाज़ हैसियत होती है, इदारे मजबूत होते हैं और वो बड़े बड़े काम खुद कर लेते हैं। और अभी भी आप देखें कि इलेक्शन कमीशन जब महसूस करता है कि किसी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में तजावुज़ किया अपने मामलात से या कोई चीज़ें सही डिस्क्लोज़ ना की, तो वो यक जुम्बिश कलम इलेक्शन कमीशन उस इलेक्टेड नुमाइंदे को या MNA को डी नोटिफाई भी कर देता है कि आपने अगर गोशवारे सही टाइम पे जमा नहीं कराए या उसमें कोई ऐसा एसेट था जो डिक्लेयर नहीं किया उन तक बात पहुंच जाए, उसको चेक कर लें। तो बहुत से मामलात में आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को बहुत से इख्तियारात देते हैं। तोशा खाना में उन्होंने चेयरमैन PTI को पहले ही वही एसेट्स की बात है ना जी कि एसेट्स जो हैं वो अगर डिक्लेयर आपने नहीं किए ये चीज़ें की हैं तो सिर्फ चेयरमैन PTI की सिर्फ PTI की बात नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड आपको बहुत सी जमातों के लोग ऐसे मिलेंगे जिनको फॉर वन रीज़न और द अदर उनको डी नोटिफाई किया। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने चीज़ें देखनी हैं, लेकिन प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनके भी इक़दाम वो आइन की रोशनी में जो अपना जहन बता रहे हैं मेरे लिए मुनासिब नहीं कि मैं उस पर ज़्यादा कमेंट करूँ। लेकिन आप चूँकि बतौर गवर्नर वफाक के नुमाइंदे हैं और सदर वफाक के सरबराह हैं पंजाब में एग्जैक्टली आप नुमाइंदे हैं वफाक के पंजाब में ना, वो सदर साहब जो हैं वो वफाक के सरबराह हैं, इज़ हेड ऑफ फेडरेशन। तो वो जो कुछ कर रहे हैं आप मुत्तफिक हैं उससे सदर साहब से? देखिए मैंने तो आपसे अर्ज़ किया कि मेरे लिए मुनासिब नहीं कि मैं उन पे कमेंट करूं। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं जी और उस पे उनकी जो राय है वो उसका इजहार इन राइटिंग भी कर रहे हैं, अपने ट्वीट्स में भी कर रहे हैं। उसका जो दूसरी तरफ की राय है वो कुछ फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर्स, कुछ मौजूदा मिनिस्टर्स, कुछ केयर टेकर मिनिस्टर्स और कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी अपनी आरा आ रही हैं। तो अगर कोई फोरम होगा, मुझे तो ये पता है कि जब हमारे पे ज़िम्मेदारी आई थी मेरे पे बेतहाशा इल्ज़ामात लगाए गए PTI की तरफ से कि जी आप जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और आप जो है ये गैर आइनी काम कर रहे हैं। और मुझे बिलखसूस अफसोस हुआ कि आइन के मुताबिक मैंने अगर सूबाई जो स्पीकर थे उनको कहा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें तो उन्होंने फ़ौरन एक ख़त लिख दिया कि गवर्नर आप गैर आइनी काम कर रहे हैं। फिर कुछ दिन के बाद जब उनके नंबर पूरे हो गए और एक शख्स जो हैं वो बिलाल वड़ायत जो आज़ाद जीते हुए थे उनको उन्होंने PTI में शामिल कर लिया और उसके बाद जब नंबर उनके पूरे 186 जितने चाहिए थे वो पूरे हो गए और 2.5 हफ्ते का टाइम कोर्ट ने उनको दे दिया, तो उसके बाद जब उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया तो मुझे तहरीरी तौर पर लिखा कि आपने जो आइन की शिक के मुताबिक हमें फ़लाँ शिक के मुताबिक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहा था वो ले लिया गया है और नंबर पूरे हो गए हैं। पहले तो आपको गैर आइनी होने का ताना दे रहे थे। इसी तरह मुझसे पहले जो गवर्नर थे, मैं उनका एहतराम करता हूँ, मुझसे यकीनन बहुत बेहतर होंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे गवर्नर के जो रोल होते हैं ना
उसमें हमारी कुछ कौसाई जुडिशल पावर्स होती हैं। चीमा साहब की बात कर रहे हैं? जी मेरे से नहीं, मैं चीमा साहब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने यहाँ पे हल्फ लेने से इनकार कर दिया। जी जी। और ये गवर्नर के कामों में से एक काम होता है कि जब आप ओथ लेते हैं तो जब हमारे पास परवेज़ इलाही की कैबिनेट आई तो जिस दिन जिस वक्त उन्होंने कहा, मैंने फौरी उसका हल्फ लिया। बहुत लोगों ने कहा कि उन्होंने भी हल्फ नहीं लिया तो आप भी मत लें, ये क्या कर लेंगे, आइन में कोई और गुंजाइश नहीं है किसी और के हल्फ लेने की, लेकिन हमने लिया। तो सदर साहब को कहा गया था कि आप जाके ओथ लें अगर कोई और ओथ नहीं लेता। नहीं, वो तो स्पीकर साहब, सदर साहब को तो परवेज़ इलाही साहब की दफ़ा कहा गया ना। जी जी। और उससे पहले जो है वो कहा गया, वो भी हमने मना नहीं किया था। आज खुद कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया, जबकि हमजा शहबाज साहब के केस में ये हुआ था कि फॉर्मर गवर्नर ने मना कर दिया कि मैं ओथ नहीं लूँगा। मना करने के बाद फिर दोबारा सरफराज चीमा साहब ने कहा कि नहीं लूँगा। उसके बाद दोबारा कोर्ट में गए और कोर्ट ने कहा कि हमजा शहबाज का ओथ स्पीकर नेशनल असेंबली कर लें। वो आए थे, राज साहब तशरीफ लाए थे। उसके बाद जब अदालती फैसले के नतीजे में परवेज़ इलाही की पीटीआई की गवर्नमेंट दोबारा आई तो परवेज़ इलाही के लिए कोर्ट ने खुद ही लिख दिया कि ये जाकर सदर से ओथ लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो उन्होंने सदर से ओथ लिया, लेकिन उनकी कैबिनेट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो जैसे ही परवेज़ इलाही साहब ने हमसे रब्ता किया कि कैबिनेट जो है उसकी ओथ लेनी है, हमने उनको वेलकम किया और फौरी ओथ दिया। इस तरह और भी जितने रोल्स हैं जहाँ जहाँ पे भी है, जब इलेक्शंस की डेट का मामला भी था तो हमने बताया कि चूँकि हमने साइन नहीं किए, जो कि इख्तियार था मेरा कि मैं साइन ना करूँ, तो इसलिए ये मामला जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़े लिखा है कि गवर्नर अगर साइन करे तो वो डेट दे सकता है। तो मैं आज देना भी चाहूँ तो मैं नहीं दे सकता। और फिर ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया, वहाँ से आज खुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि गवर्नर पंजाब का मौक़िफ़ ठीक है कि ये वो डेट नहीं दे सकते थे। तो गुजारिश ये है कि हमारी तो कोशिश है कि मैं अपने हद तक ज़्यादा फिक्रमंद रहना चाहिए कि आइन के मुताबिक हमें चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर खुद ही डेट दी थी, 4 अप्रैल को फैसला दिया था कि मई के मिड में इलेक्शन होंगे, लेकिन फिर इलेक्शन तो देखिए, जहाँ तक मैं तो आपको अपना जस्टिफाई कर सकता हूँ कि जो हमारा काम था वो आइन के मुताबिक था और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा यही कोशिश रही है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चीज़ों की प्रोविजंस हैं, बड़ा वाज़े लिखा है 90 दिन के इलेक्शन होने चाहिए, बड़ा वाज़े लिखा है कि डिलिमिटेशन अगर नया सेंसस आ जाए तो उसके मुताबिक डिलिमिटेशन होने के बाद इलेक्शन होने चाहिए। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि दो ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर डिलिमिटेशन करें तो 90 दिन में नहीं हो सकते, 90 दिन में करें तो डिलिमिटेशन नहीं हो सकती। तो उसमें से क्या मुकद्दम है, इसमें राय मुख्तलिफ हो सकती है। जी जी। अब इतनी कन्फ्रंटेशन है उधर सदर साहब के दरमियान और पिछली हुकूमत के दरमियान, अब सदर साहब और निगरान हुकूमत के दरमियान। आप तो पिछली हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर इधर आए थे। आइन का आर्टिकल 101 क्लॉज 3 तो कहती है कि गवर्नर कैन स्टे इन हिज ऑफिस टिल प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट डिपेंड्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो क्योंकि वो तैनाती तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑन द एडवाइस प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, इस तरह की तमाम चीज़ें ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर या द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होती हैं, क्योंकि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वहाँ निगरान हुकूमत। और आपको मैं बताऊँ प्राचा साहब, जो बुनियादी जिस्ट है ना, अगर आप वेस्टमिंस्टर सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को भी देखें, वहाँ तो बादशाह जो है वो अपनी एनुअल एड्रेस टू द पार्लियामेंट जो है ना, वो भी प्राइम मिनिस्टर की लिखी हुई तकरीर पढ़ता है, एक लफ्ज़ भी खुद ऐड नहीं कर सकता। अच्छा। तो हमारे यहाँ तो फिर भी गवर्नर को और प्रेसिडेंट को बहुत सी चीज़ें हैं। और एक्चुअली ये जो सारा अरेंजमेंट है ना, ये एक रिव्यू का मैकेनिज़्म है। अब मेरे पास जो बहुत से कवानीन असम्बली के आते हैं या चीफ मिनिस्टर के अहकामात आते हैं, उनके जिनको मैंने रेटिफाई करना हो या अप्रूवल देनी हो या असेंट देनी हो, तो उसमें बहुत सी जगहों पे हमें कोई आइन से मुतसादिम चीज़ें नज़र आती हैं या कोई चीज़ तब्दीली नज़र आती है, तो हम उसको यहाँ पे ये एक रिव्यू है, क्योंकि जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वाली गवर्नमेंट्स होती हैं उनको रोज़ की फायर फाइटिंग और मसाइल होते हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, परवेज़ इलाही साहब ने एक मुझे समरी भेजी कि ये नई एक यूनिवर्सिटी है, इसका एक वीसी को अपॉइंट करना है। अच्छा। तो अंडर एमरजेंसी पावर्स आप ये 4 साल के लिए ये अफसर हैं, इनको अपॉइंट कर दें। तो मैंने वो समरी उनको वापस भेजी, मैंने कहा कि मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो इस यूनिवर्सिटी का कानून है जिसको हमने पढ़ा है, उस कानून में लिखा है कि अंडर एमरजेंसी पावर्स 6 महीने से ऊपर आप अपॉइंट नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी कौन सी थी? वो खातिमुन नबीयीन यूनिवर्सिटी के बाद। अच्छा।
तो 6 महीने के लिए किसको ये अच्छा मैं वो एक ऑफिसर हैं उनके तहत, उसमें वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अच्छा। मैं वो सिर्फ एक बता रहा हूँ कि सिस्टम कैसे काम करता है। तो जब मैंने उनको वापस भेजा तो उन्होंने कहा हाँ ये तो बात बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने अपनी जब वापस गई समरी तो दोबारा समरी भेजी कि हम इसी ऑफिसर को 4 साल की बजाय 6 महीने के लिए लगाना चाहते हैं। तो उनसे मैं समझता हूँ कि उसमें कोई बदनीयती नहीं होगी, शायद नहीं थी, बल्कि वो एक ओवरसाइट थी ना। तो अब ये मैकेनिज्म अगर ना होता, प्रेसिडेंट ऑफिस या गवर्नर ऑफिस ना होता, तो आइन और कानून के मुतसादिम चीज़ें हो जाती। आप अरेंजमेंट की अभी बात कर रहे हैं जी। मसलन केयर टेकर पंजाब में जब से बनी वो कंटिन्यू कर रही है, केपी में पूरी काबीना उन्होंने बदल दी, तो पंजाब में वही काबीना काम कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, पंजाब में वही काबीना काम कर रही है। केपी में खैबर पख्तूनख्वा में मुझे या आपके मीडिया के ज़रिए जो पता लगा वो यही हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे शायद एतराज़ किया। जी जी। तो पंजाब के ऊपर किसी ने एतराज़ नहीं किया। अच्छा। यहाँ पे मुख्तसर काबीना है और आई मस्ट अप्रिशिएट कि चीफ़ मिनिस्टर मेहनत से काम कर रहे हैं और उनकी काबीना भी बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे जो पिछले 4-4.5 साल गुजरे पीटीआई की गवर्नमेंट के, जिसमें हमें बैड गवर्नेंस, करप्शन के बहुत से मसाइल नज़र आ रहे थे, तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट उससे कहीं बेहतर काम करती नज़र आ रही है। और केयर टेकर होने के बावजूद वो डिलीजेंटली, ऑनेस्टली, अच्छे तरीके से चीज़ों को आगे लेके बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, आप सेटिस्फाइड हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, गवर्नर साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं और एक बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मसलसल इनकी वाबस्तगी है। थोड़ा सा मैं पार्टी जो पॉलिसी बना रही है अगले इलेक्शन के हवाले से, मैं ज़रूर इनकी राय जानना चाहता हूँ, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे रूबरू हैं ऑनरेबल गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब। मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से भी बातें हैं, लेकिन ये भी हमने सुना है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जल्द इलेक्शन चाहते हैं। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें लंदन में जारी हैं, तो नून लीग इलेक्शन को 90 दिन या 90 दिन के बाद कराने की हामी है बतौर एक सियासी जमात। जहाँ तक मुझे पता है पीएमएलएन ने और पीएमएलएन की क़यादत ने हमेशा इलेक्शन को वेलकम किया, और वो कहते हैं कि जिस भी वक्त होने चाहिए और आइन के मुताबिक चीज़ें चलनी चाहिए, और जो रोल जिसका है इलेक्शन कमीशन ने चूँकि फ़ैसला करना है तो ये ख़ुद ये फ़ैसला करे। अब चूँकि एक सेंसस की बात बीच में है, अगर वो फ़ैसला करते हैं और उनका ख्याल है इलेक्शन कमीशन का कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो हैं वो हों और सेंसस को बेशक बाद में देख लिया जाए, हालांकि सेंसस का रिज़ल्ट आ गया और डिलिमिटेशन उन पर वाजिब हो चुकी है, तो इट्स अप टू देम और इलेक्शन कमीशन का जो भी फ़ैसला होगा, लेकिन इलेक्शन ही आगे जाने का वाहिद रास्ता है। इलेक्शन आगे जाने का वाहिद रास्ता है। इलेक्शन को आगे ले जाने की बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि आगे चलने के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए वाहिद रास्ता इलेक्शन है। हाँ, इलेक्शन है। ऑब्वियसली कोई भी सियासी जमात हो, एक जमहूरी निज़ाम में जमहूरी निज़ाम स्ट्रेंथन होना चाहिए। एग्जैक्टली। और उसमें इलेक्शन होना चाहिए, लोगों को आज़ादी, अपनी आज़ादी से अपने वोट कास्ट करें और अपना फ़ैसला करें कि वो किसको अपनी खिदमत पे मामूर करते हैं। पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा दरमियान में पंजाब में जलसे भी करती रहीं, बाकी सूबों में भी गईं, ट्विटर भी बड़ा एक्टिव था। आजकल थोड़ा वो लो प्रोफाइल रखा हुआ उन्होंने ट्विटर को, या जलसे भी नहीं कर रही ट्विटर पे, या जो एक्स उसका नाम हो गया अब, उसके ऊपर तो कंटिन्यूस प्रेजेंस उनकी नज़र आती रहती है, और सियासी और पार्टी के लोगों और मुख्तलिफ और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुलाकात जो है वो उनकी होती रहती है। वो एक्टिव हैं अपने काम में। जो जलसे हैं, मैं समझता हूँ कि जब उनको ज़िम्मेदारी दी गई थी शुरू में, तो उन्होंने तंजीमी दौरे किए थे तमाम सूबों के और तमाम जगहों पे, मुख्तलिफ़ पॉकेट्स में वो गईं, उन्होंने मामलात देखे, और ये एक इब्तदाई जायज़ा था जो उन्होंने अच्छे तरीके से लिया। और अब मैं समझता हूँ कि जब इंतखाबात का ऐलान होगा तो फिर दोबारा वो बहुत एक्टिवली इंशाल्लाह वो भी और बाकी सब भी और सब जमातें, मैं समझता हूँ कि फिर एक्टिवली जल्द से जुलूस और एक मुल्क में गहमा गहमी नज़र आएगी। आप एक बड़े इलाके से हैं, भावलपुर से हैं। भावलपुर की सियासी सूरत हाल भी बड़ी दिलचस्प है। मलिक फ़ारूक आदम के साथ पिछले इलेक्शन में आप ही के पार्टी के एक साहब वो छोटे बड़े वोट के हवाले से आपके ख़िलाफ़ गए थे। अब एक और फैक्टर आया,
तारिक बशीर चीमा साहब वो आपकी पार्टी के इत्तेहादी बने अभी जब तक आपकी हुकूमत थी, तो क्या अब तारिक बशीर चीमा साहब और आप मिल के बहावलपुर को संभालेंगे या उसी तरह पुरानी सूरत हाल में एक दूसरे के ख़िलाफ़ आप सियासत करेंगे? देखिए, मैं तो विद इन द पार्टी कभी किसी के ख़िलाफ़ नहीं होता, और बाकी हर जगह से आपको छोटी मोटी डिसिप्लिन की और मसाइल की इश्यूज़ कभी आ जाते हैं, वरना कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है बहावलपुर में। बहावलपुर बल्कि एक मजबूत गढ़ है, और पिछली दफ़ा अगर वो सब इंतज़ाम ना हुआ होता जो RTS को बिठाने का और बाकी जो मारूजी हालात ना बने होते, तो बहावलपुर से आपको कुछ और ही रिज़ल्ट नज़र आता। बहावलपुर डिवीज़न एक बहुत बड़ा डिवीज़न है, उसमें बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में 5 MNAs की सीट्स हैं। तो 5 में से पिछली दफ़ा मुश्किल हालात के बावजूद बहावलपुर की डिस्ट्रिक्ट से PMLN की भी सीट्स रिटर्न हुई, और पीरज़ादा साहब नजीब अवैसी साहब हुए, फ़याज़ शेख साहब बराबर वाले वो भावन नगर में, वो तो मतलब भावन नगर में तो तकरीबन सारे PMLN से आए। तो इंशाल्लाह अब गफ़ार भट्टू साहब इंडिपेंडेंट जीते थे, जी वोटमेंट जीते थे, और बहरहाल तो अभी ये जो सिलसिले आगे चलेंगे तो इलेक्शन पार्टी फ़ैसला करती है टिकट्स का जस्ट इलेक्शन से पहले। तो बहावलपुर में भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे फ़ैसले होंगे, और जो भी पार्टी फ़ैसले करेगी सब उसको ऑन करेंगे। छोटी मोटी शकरंजियाँ या प्रॉब्लम्स कई दफ़ा होते हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम वी विल ओवरकम दैट। आपके अपने शहर में यूनिवर्सिटी में आप तो चांसलर भी हैं पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के, इतना बड़ा स्कैंडल बना। इससे पहले पुराने VC के दौर में एक बार मुझे याद है स्टूडेंट्स को मारा पीटा गया, हड्डियाँ टूट गई स्टूडेंट्स की। ये क्या हो रहा है बहावलपुर यूनिवर्सिटी में? देखिए, बहावलपुर में जो एक वाक़या बना जिसमें पुलिस ने कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स को गिरफ़्तार किया, और उनके पास से पुलिस ने बताया कि कोई ड्रग्स जो हैं वो रिकवर की, वीडियोस कुछ, और मामला वहाँ ड्रग्स से शुरू हुआ और फिर कुछ वीडियोस पे पहुँचा। अब उसमें बात यह है कि हकीकत ये है, क्योंकि जो चीफ़ मिनिस्टर ने मेरे कहने पे कमेटीज़ बनाई, अब वो जुडिशल कमीशन का भी उन्होंने कह दिया है, हमने इस मामले को आसान नहीं लिया। इस मामले में हम ज़ीरो टॉलरेंस दिखा रहे हैं कि जो भी कल्प्रिट्स हों उनको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये कि बेगुनाह जो हैं उनको भी नहीं, हम उनके ऊपर भी नाम नहीं आने देंगे। हुआ ये कि ऐसे वक्त ये वाक़या सामने आया जब पिछले वाइस चांसलर का टेन्योर ख़त्म हो रहा था, और कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि उसको एक्सटेंशन मिल रही है, जबकि हमने पंजाब में किसी भी को एक्सटेंशन नहीं दी, बल्कि नई कमेटी कायम की जो कोर्ट्स की वजह से भी रुकी हुई है, वरना सब नए VCs हैं। या प्रो VCs को हमने चांस दिया है, जहाँ पे प्रो VC नहीं हो सकते थे, यानी कोई प्रोफेसर नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ आर्जी तैनात किए हैं। तो यहाँ चूँकि प्रो VC भी मौजूद थे तो उन्होंने चार्ज ले लिया, तो उसकी वजह से हर जगह पे मुखालिफ ग्रुप भी होते हैं, तो उन्होंने इस मामले को ज़्यादा उलझाया। और वो एक्चुअली रिपोर्ट ये थी कि कुछ कोई ऐसी USB थी जिसमें एक बड़ी तादाद में तस्वीर जो नाजेबा तस्वीर थी जो इंटरनेट से उतारी हुई थी, लेकिन उनको ये कह के मशहूर कर दिया गया कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की हैं, जो कि वो नहीं थी। तो इस मामले को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया। वक्त लगेगा। एक और इनिशिएटिव लिया है, प्रो वाइस चांसलर बनाए हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, इसकी क्या रीज़न है? प्रो वाइस चांसलर एक्ट है यूनिवर्सिटियों का। अच्छा। उसके मुताबिक जो सीनियर मोस्ट 3 लोग होते हैं उनमें से हम प्रो VC बनाते हैं, और अगर किसी की शिकायत ना हो तो सीनियर मोस्ट को सबको बनाया है। यानी माजी में ये इग्नोर की जा रही ये इग्नोर की जा रही थी। और इसमें अब होता ये था कि जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी हैं, उनके अगर VC ख़त्म हुए तो किसी और यूनिवर्सिटी के VC को कह दिया कि आप ये नहीं, क्या एक VC के लिए एक यूनिवर्सिटी संभालना भी बहुत मुश्किल काम होता है, उसे कह दिया दूसरी यूनिवर्सिटी। किसी कंपटीशन प्रोसेस और ट्रांसपेरेंसी और मेरिट के बगैर किसी डीन को कह दिया कि आप इसके VC बन जाएं। लास्ट क्वेश्चन सर, सतलुज में पानी आया है और तारीख़ का शायद बदतरीन सैलाब है, और पूरा आपका डिवीज़न भी, बहावलपुर डिवीज़न, बहावलपुर शहर, बावल नगर, फिर उससे आगे विहाड़ी, पाकपतन, सब वो पानी चढ़ा हुआ है। तो उसके लिए हुकूमत पंजाब क्या कर रही है?
उसके लिए हुकूमत पंजाब भी प्रोएक्टिवली काम कर रही है। मैं ख़ुद भी अभी बहावलपुर के दरिया सतलुज के किनारे बसने वाली, बल्कि हमारी बड़ी कदीमी बस्ती है माड़ी कासिम शाह, वहाँ पे मैं ख़ुद दौरा करके और दरिया के बंद के ऊपर भी होकर आया हूँ, और तमाम डिवीज़नल इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और रेस्क्यू वाले साथ थे, और हमने पूरा प्लान चेक किया, चीज़ें चेक की। ये जो तारीख़ का बदतरीन सैलाब नहीं है, 1988 का सैलाब इससे डबल था। उस वक्त गंडावाला सिंह पे तकरीबन 5 लाख क्यूसिक के करीब, 4,88,000 क्यूसिक के करीब पानी छोड़ा गया था, और अब गंडा सिंह वाला पे 2,80,000 क्यूसिक छोड़ा गया। तो इसीलिए जो 92 और 95 में सैलाब आया था, जो 88 के सैलाब से बहुत कम था, उस पैमाने का सैलाब जो है वो तवक्को की जा रही है। और अगरचे चूँकि ये बड़ी ज़्यादती हुई है पाकिस्तान के साथ कि हमारे 3 दरिया उठाकर हिंदुस्तान को दे दिए गए, बेच दिए गए, और उन 3 दरिया जो हैं बेचे जिनको पता ही नहीं था पानी की वैल्यू क्या होती है। पूरी दुनिया में दरिया 10-10 मुल्कों से गुजरते हैं। यूरोप में वो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स करते हैं, और जो दरिया की निचली सतह पे हैं जिनको लोअर राइपेरियंस कहा जाता है, उनका हक ज़्यादा है, साहिब है और तस्लीम शुदा है। उसकी बजाय पाकिस्तान के दरिया दे दिए गए। आज फ़ायदा वो उठा रहे हैं, नुकसान हमारी तरफ भेज देते हैं। तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तो 30-35 साल जब पानी नहीं आता, लोग बीच में काश शुरू कर देते हैं, चीज़ें कर लेते हैं, दरिया के आसार। तो जब पानी आता है तो फिर तबाही भी उस हवाले से ज़्यादा होती है। लेकिन जो बड़े शहर हैं, जो 88 के सैलाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर शहर बच गया था, लेकिन ये 88 से कम सैलाब है। और ये जो एक अफवाह है कि 88 से भी ज़्यादा का पानी आ रहा है, ऐसा नहीं है। उस वक्त गंडा सिंह वाला पे 5 लाख के करीब क्यूसिक था, अब 3 लाख के करीब क्यूसिक वहाँ से 3.25 लाख के करीब। स्टिल गवर्नर साहब, ये बहुत पानी है, ये बहुत पानी है, और उसके लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तमाम इंतज़ामिया मुतहरिक है। मैं ख़ुद भी वहाँ बंद पे और बस्तियों में होकर आया हूँ, तमाम रिलीफ एफर्ट्स और प्रीएम्प्टिव एफर्ट्स को कर आया हूँ। चीफ़ मिनिस्टर पंजाब और पंजाब के चीफ़ सेक्रेटरी और सबसे राब्ते में, ताकि वो इसको देखें। और कई दफ़ा कसूर और मुख्तलिफ़ जगहों पे चीफ़ मिनिस्टर ख़ुद भी वहाँ पे जाके मौके पे काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह कोशिश की जा रही है। बाकी ये तो मिन जानिब अल्लाह है, और अल्लाह के बाद फिर हिंदुस्तान का फ़ैसला है कि इतना पानी इधर भेजना है। लेकिन उसको रिज़ल्ट्स को मिटिगेट करना या उसको असरात और नुकसानात को कम से कम करने की जो मुमकिन हद तक कोशिश हो रही है वो की जा सकती है। बहुत शुक्रिया जनाब इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब, गवर्नर पंजाब। नाज़रीन, हमारे रूबरू थे। अपने मेज़बान शौकत पराचो को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।